नमस्कार विद्यार्थियों, हम अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। अविकारी शब्दों की श्रृंखला में हमने संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और आज क्रिया और अंतिम अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। यदि आपने क्रिया के अतिरिक्त 3 और जो विकारी शब्द थे उनका वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछला वीडियो हमारा विशेषण का था, जिसका सबसे पहले और सही उत्तर भूमिका यादव ने दिया। आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया देखिए, हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, यानी मूल भाषा हुई संस्कृत। अब परिभाषा पर ध्यान दीजिए। मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। यानी मूल भाषा के यानी संस्कृत के जो धातु रूप हैं, धातु रूप होते हैं क्रिया का मूल रूप। क्रिया में प्रत्यय लगने से पहले जो उसका मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। तो मूल भाषा के यानी संस्कृत के जितने भी धातु हैं उन धातु में ना प्रत्यय के योग से बना शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे चल, पढ़, खा, गा आदि। ओके, अब इनमें जैसे मूल भाषा में पढ़ नहीं है, धातु पठ है, लेकिन ये हिंदी में पढ़ बना है क्योंकि पठ का अर्थ भी पढ़ना होता है। अब इन सभी में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्रिया बन जाती है। जैसे चलना, पढ़ना, खाना, गाना आदि। इसी तरह से धातुओं में ना प्रत्यय के योग से हम क्रिया बना सकते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखिए क्रिया की। वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है। वह शब्द, वाक्य नहीं, वह शब्द, चूंकि विकारी शब्द है ये, ना कि वाक्य। वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो खाना खाने वाला कौन हुआ? राम हुआ। तो ये पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो ये उसकी क्रिया हो गई। क्रिया क्या हुई? खाना खाना, खा रहा है, ये उसकी क्रिया हो जाती है। तो ऐसे क्रिया के अनेक भेद होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया के कर्म के आधार पर भेद। ये दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अ उपसर्ग लगा है, इसमें स उपसर्ग लगा है। स का अर्थ होता है सहित या साथ, और आ का शब्द जो हम लगाते हैं यानी अ उपसर्ग जो लगाते हैं इसको हम नहीं के संदर्भ में लगाते हैं, यानी अ प्लस कर्म। तो यहाँ कर्म नहीं है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म की नदारदता, कर्म की अनुपस्थिति। और सकर्मक में यानी कर्म के साथ, जिसमें कर्म उपस्थित हो। यहां तक समझ में आया? अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है और सकर्मक जिसमें कर्म है। जैसे दोनों के एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। रोहन सोता है। जैसा कि आपको पता है हिंदी में वाक्य निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, उसके बाद अंग्रेजी में तो वर्ब आ जाती है, लेकिन हिंदी में पहले कर्म आता है और अंत में होती है क्रिया। ये वाक्य की संरचना होती है हिंदी में। तो अब इस वाक्य को आप देखिए, रोहन क्या है इसमें? कर्ता है। सोता क्या है इसमें? क्रिया है। तो यानी इसमें कर्म नहीं है। तो ये किस तरह का वाक्य हुआ? कर्म के आधार पर। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिया का कौन सा भेद है, ये कर्म के आधार पर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? इसको अकर्मक बताएंगे, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अब सकर्मक का उदाहरण देखिए। रेशमा गाना गाती है। रेशमा गाना गाती है। रेशमा क्या है इसमें? कर्ता है, सब्जेक्ट है,
अब गाना को छोड़ दिए, गाती इसमें क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है, और गाना जो बच गया बीच में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। यहां तक समझ में आया। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो होते हैं, पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। सकर्मक में स उपसर्ग लगा है और अकर्मक में अ उपसर्ग लगा है। आ को हम नहीं के संदर्भ में जोड़ते हैं, जैसे संवेदनशील असंवेदनशील, मानवता अमानवता। इस तरह से जो आ होता है ये नहीं के संदर्भ में जुड़ता है, ऐसे जो सा होता है वो सहित या साथ के संदर्भ में जुड़ता है। तो यहाँ कर्म जो है अ यानी नहीं है, जिस वाक्य में जिस क्रिया में कर्म नहीं है, और सकर्मक यानी जिस क्रिया में कर्म है। जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक कहलाती है, जो कर्म रहित होती है वो अकर्मक कहलाती है। जैसे रोहन सोता है, इसमें रोहन तो करता है, सोता क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है, तो ये किस तरह का वाक्य हुआ, अकर्मक का वाक्य हुआ। ऐसे सकर्मक देखिए, रेशमा गाना गाती है, इसमें रेशमा सब्जेक्ट है यानी करता है, गाती क्रिया है और गाना ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। अब प्रश्न आता है कि कैसे पहचाने कि ये कर्म है या नहीं है, ये ध्यान पूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने वाक्य लिखा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और ये 10वीं कक्षा के बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। रमेश खेल खेलता है। अब इन दो वाक्यों को ध्यान से देखिए। पक्षी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है यानी करता है। उड़ना क्या है, इसमें क्रिया है। लेकिन आकाश में जो है वो कर्म नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो सीधे से दिख रहा है, क्योंकि इसमें में विभक्ति लगी है। और जब मैंने आपको कारक पढ़ाए थे तो उसमें में विभक्ति किसकी बताई थी, आपको ध्यान होगा। यदि नहीं ध्यान है तो कारक का वीडियो पुनः देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आकाश में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, तो ये अधिकरण कारक हुआ। आकाश में जो है वो क्या है, अधिकरण कारक है, ना कि कर्म। क्लियर है यहां तक सबको। अब देखिए अगला वाक्य, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। नल से पानी टपकता है। इस तरह के वाक्य भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या उनको थोड़ा घुमाने के लिए दिए जाते हैं। तो इसको देखिए, नल से पानी टपकता है, टपक क्या रहा है, पानी। तो इस वाक्य में देखा जाए तो ये वाक्य की संरचना के आधार पर देखेंगे तो अशुद्ध है ये वाक्य, लेकिन इस तरह के भी दिए जाते हैं तो उनमें हमें समझना है, हमें दिमाग लगाना है। टपक क्या रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है, तो पानी तो क्या हो गया, इसका कर्ता हो गया। और यहाँ नल से अलग होने के संदर्भ में आ रहा है, ये भी मैंने आपको कारक में पढ़ाया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप कर्म के आधार पर क्रिया भेद जब देखेंगे तो उसमें आपको कारक पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद आप और अच्छे से इनको कर पाएंगे। नल से पानी टपकता है, यानी पानी कहाँ से टपक रहा है, नल से, अलग होने के संदर्भ में। तो इसका क्या बताया था मैंने, अपादान कारक, पृथक होने के संबंध में बताया था। अपादान से विभक्ति होगी, वो भी अलग होने के संदर्भ में, अलग होने के भाव में।
तो ये से जो है अलग होने के भाव में है, ये अपादान कारक है, ये कर्म नहीं है। तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्म ही नहीं है, तो ये किस तरह का वाक्य हो गया? अकर्मक हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये किस तरह का हो गया? अकर्मक हो गया। अब बात ये आती है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कर्म को पहचाने कैसे, इसकी कोई और तरीका हो। अब मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ जिससे आप कर्म को कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से पहचान पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम कर्म को पहचानेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं पहचानने के 3 तरीके आपको बताऊंगी। उसमें देखिए, देवांशु सितार बजाता है। पहला तरीका है कि कर्ता और क्रिया को लेकर क्या प्रश्न बनाएंगे हम। देवांशु क्या बजाता है? सितार बजाता है। तो जो उत्तर निकल के आएगा वो उत्तर हमारा क्या होगा? कर्म होगा। क्या का उत्तर क्या होगा हमारा? कर्म होगा। यदि प्रश्न नहीं बनता है या उत्तर नहीं मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। तो ये पहला तो हो गया सकर्मक का। दूसरा देखिए, राम घोड़ी चढ़ता है। राम क्या चढ़ता है? तो क्या तो नहीं हो सकता, क्या का उत्तर घोड़ी तो नहीं हो सकता। चढ़ना तो अपने आप में ही अकर्मक क्रिया है। ओके, तो ये घोड़ी यहाँ कर्म नहीं है। ये तो कारक है। कौन सा कारक है? राम घोड़ी पर चढ़ता है। इसका सही रूप देखा जाए तो पर आएगा, और मैं पर मैंने किसमें बताए थे आपको? अधिकरण कारक में आते। तो कर्म कारक नहीं होकर के अधिकरण कारक है, इसलिए ये अकर्मक का वाक्य हो गया। इसके बाद देखिए, रुचिका हंसती है। यहाँ रुचिका करता है, हंसती क्रिया है और बीच में कर्म नहीं है। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इसको तो आप पहचान ही जाएंगे कि ये भी अकर्मक है। इसके बाद देखिए, खुशी कांटे से मैगी खाती है। खुशी कांटे से, तो से का प्रयोग हुआ, ये किसमें होता है? करण कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से यानी करण कारक हो गया। मैगी, खुशी कांटे से क्या खाती है? मैगी खाती है। ये क्या का उत्तर हुआ, इसलिए ये क्या है? कर्म कारक है। तो ये सकर्मक हो गया। ये वाला वाक्य, ये वाली क्रिया सकर्मक हो गई। अब देखिए, एक तरीका तो मैंने बताया क्या लगा के प्रश्न करोगे। दूसरा तरीका देखिए, जो भी वाक्य जिसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सकर्मक है या अकर्मक है, तो आप उस वाक्य का पास्ट बनाइए। भूतकाल का वाक्य आपको बनाना है। कैसे? देवांशु ने सितार बजाया। तो जहां ने लग के यदि उसका भूतकाल बन जाता है, भूतकाल का वाक्य बनता है और उसमें ने का प्रयोग हो जाता है कर्ता के बाद। कर्ता की विभक्ति है ने, आपको पता ही है। तो कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग होकर के वाक्य बदल जाता है भूतकाल में, तो समझ लीजिए वो सकर्मक है, उसमें कर्म है। चाहे आप नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उसमें कर्म है। जैसे देवांशु ने सितार बजाया। क्लियर हो रहा है कि देवांशु ने सितार बजाया, तो सितार इसमें कर्म है। राम ने घोड़ी चढ़ता है या राम ने घोड़ी चढ़ा, ये तो कोई वाक्य ही नहीं बन रहा है। राम घोड़ी पर चढ़ा तो ठीक है, लेकिन राम ने घोड़ी चढ़ा ये वाक्य नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। रुचिका ने हंसी, रुचिका ने हंसी सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, सही नहीं है, इसलिए ये भी अकर्मक है। खुशी ने कांटे से मैगी खाई, ये बन गया क्योंकि इसमें कर्म है। तो ये दूसरा तरीका हुआ पहचानने का। तीसरा तरीका देखिए, वाक्य में जो कर्म होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो यहां देखिए, वैसे घोड़ी भी संज्ञा थी, लेकिन इसमें अब हम हर बार ही कहें कि संज्ञा सर्वनाम ही होगा, तो होगा यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार होते हुए भी वो कर्म नहीं होता है, जो हमें दूसरे तरीके से पता चल जाता है। अब जैसे देवांशु सितार बजाता है, इसमें मैंने क्या बताया अभी आपको? संज्ञा या सर्वनाम। क्या होता है? कर्म होता है। यानी आप पद परिचय देख करके भी इसको पहचान सकते हैं। जैसा कि 10th बोर्ड में सीबीएसई में पद परिचय भी एक अलग से विषय है, अलग से टॉपिक है ग्रामर का। तो पद परिचय में हम देखेंगे जो हमें कर्म सा प्रतीत हो रहा है
वाक्य हमने ध्यान से देखा, उसमें पता कर लिया कि कर्ता ये है और क्रिया ये है, लेकिन बीच में जो है वो कर्म है या नहीं है, इसमें ही हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसमें आप उसका पद परिचय देखेंगे सबसे पहले कि वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, साथ ही को विभक्ति उसमें लगनी चाहिए। यदि हम लगाएंगे तो, ऐसे नहीं कि अपने आप ही लगी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक सेंटेंस हम को विभक्ति का देख लेते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा, रोहित ने खेल को जीता, तो को ऑलरेडी जब लगा हुआ है तो इसमें तो हमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि हम समझ जाएंगे ये कर्म है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको 3 तरीके मैंने बताए। क्या लगाकर प्रश्न कर लेंगे, देवांशु क्या बजाता है, सितार बजाता है, सही उत्तर मिल गया। राम क्या चढ़ता है, ये प्रश्न नहीं बन रहा है। रुचिका क्या हंसती है, ये भी प्रश्न नहीं बनता है। खुशी कांटे से मैगी खाती है, यानी खुशी और कांटे से करण कारक है, और क्या खाती है प्रश्न हमने बनाया, या हमने डायरेक्ट कांटे से को भी छोड़ दिया, खुशी क्या खाती है, यानी कर्ता के साथ कर्ता के बाद क्या लगाया और फिर क्रिया को ले लिया हमने जो कहते हो बिना बदले। तो खुशी क्या खाती है, उत्तर क्या मिला, मैगी। तो इसमें मैगी कर्म हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया, भूतकाल में जो वाक्य बदला जा सकता है। कोई भी वाक्य आपको परीक्षा में दिया गया हो, आप कर्म नहीं पहचान पा रहे हो, तो उस वाक्य को भूतकाल में बदल कर देखिए, परिवर्तित करके देखिए। यदि वो आसानी से परिवर्तित हो रहा है और सार्थक है, यानी पूरा अपना अर्थ भी दे पा रहा है, तो समझ लीजिए वो कर्म का सकर्मक भेद है, क्रिया का सकर्मक भेद है कि जिसमें कर्म है। ऐसे ही संज्ञा या सर्वनाम पद परिचय देखेंगे हम उसका, कि ये हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कर्म है या नहीं। जैसे यहाँ सितार, मान लीजिए हमें कंफ्यूजन है, तो सितार एक वस्तु का नाम है और वस्तु है, इसका मतलब ये संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम होता है, वो भी पद परिचय होता है। अब आप कहेंगे घोड़ी भी संज्ञा है, लेकिन घोड़ी तो नहीं हुआ कर्म कारक, तो दूसरे कारक भी हो सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम। लेकिन कैसे पहचानेंगे हम उसको कि जहां कंफ्यूजन हो रहा है वो संज्ञा और सर्वनाम भी है, तो उसको हम पास्ट में परिवर्तित कर देंगे, या क्या लगा के प्रश्न कर लेंगे, या फिर उसका पद परिचय देख लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। द्वि चूंकि हमारा वचन जो होता है संस्कृत में होता है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है, तो इसको बहुकर्मक भी कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुकर्मक देकर इसको पूछ लिया जाता है। क्लियर है? द्विकर्मक कहो या बहुकर्मक कहो, बात एक ही है, यानी 2 कर्म जहां होते हैं। जैसे एक कर्मक का उदाहरण लीजिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां ये क्या हुआ, पुस्तक कर्म हुआ, लेकिन वाक्य में एक ही कर्म है। दूसरा वाक्य देखिए, नंदिनी सचिन को थप्पड़ मारती है। समझ में आया वाक्य? पहले वाक्य में सोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ही कर्म है पुस्तक, और दूसरे में नंदिनी सचिन को थप्पड़ मारती है। यहां तो को लगा हुआ है, यानी एक कर्म तो हमें समझ में आ ही रहा है। और क्या मारती है, थप्पड़ मारती है, तो ये दूसरा कर्म हो गया। क्लियर है? जहां एक से ज्यादा कर्म हो, यानी 2 कर्म हो, उसको द्विकर्मक कहेंगे, सकर्मक के भेद है ये, और एक कर्म हो उसको एक कर्मक कहेंगे। देखिए, इसमें एक सचिन कर्म हो गया, एक थप्पड़ कर्म हो गया। अब इसमें मुख्य और गौण 2 कर्म होते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भी कर्म सजीव आता है तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, सजीव के साथ, और निर्जीव आएगा तो विभक्ति रहित होता है, उसमें को विभक्ति नहीं लगी होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आया?
अब मुख्य कर्म को पहचानने की बात हमारी हो रही थी, तो मुख्य कर्म कौन सा होता है उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, मुख्य कर्म सदैव क्रिया के पास आता है, क्रिया से पहले आता है। तो क्रिया से पहले क्या आया? थप्पड़। तो ये मुख्य कर्म हो गया। यानी क्या विशेषता बताई मैंने इसकी? क्रिया से ठीक पहले आता है। क्लियर है? दूसरा, निर्जीव होता है, और जब निर्जीव है तो को विभक्ति रहित रहेगा, यानी उसके साथ विभक्ति नहीं आती है, विभक्ति रहित होता है। यदि आपसे द्विकर्मक का वाक्य देकर पूछ लिया जाए कि इसमें गौण कर्म कौन सा है या इसमें मुख्य कर्म कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे और कैसे लिखेंगे वो बता रही हूं मैं। तो जो मुख्य कर्म होता है वो क्रिया से ठीक पहले आता है, यानी सचिन भी पहले है लेकिन ठीक पहले थप्पड़ है, थप्पड़ के भी बाद किया जाए। ठीक है, तो जो गौण कर्म होता है वो मुख्य कर्म से पहले होता है, मुख्य कर्म से पूर्व या पहले। ठीक है, सजीव होता है, और जब सजीव होगा तो विभक्ति उसके साथ आएगी, यानी विभक्ति सहित होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए अगला वाक्य देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ बाण से और आ गया और एक जो कर्म है उसके साथ को विभक्ति लगी हुई है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब विभक्ति के साथ आता है तो वो सजीव कर्म होता है, लेकिन यहाँ दूसरा कर्म नहीं है, क्योंकि बाण से यहाँ विभक्ति जब आ गई तो हमें समझ में आ जाता है कि ये एक कर्मक का भेद है, ना कि द्विकर्मक का। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगला वाक्य देखिए, इस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए। आकाश में पतंग उड़ रही है। चूंकि इसमें कई बच्चे कहेंगे कि क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है कि जी कर्म मिल गया इसमें, लेकिन ये पतंग कर्म नहीं है बच्चों। इसमें क्यों नहीं है? आकाश में पतंग उड़ रही है, चूंकि आकाश जो है वो कर्ता नहीं है। उड़ने का काम कौन कर रहा है? पतंग कर रही है, ना कि आकाश। तो क्या उड़ रही है प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए ये भी अकर्मक का वाक्य होगा। यहाँ तो एक भी कर्म नहीं है, जबकि हम पढ़ रहे थे द्विकर्मक। द्विकर्मक का दूसरा वाक्य देखिए। अगला वाक्य है, रोहन रोहिणी को प्यार करता है। देखिए, ये तो हो गया सजीव कर्म, जिसके साथ को विभक्ति का प्रयोग है, ये सजीव कर्म हुआ। मैंने बताया था आपको, सजीव कर्म के साथ सदैव को विभक्ति आती है। क्या करता है? प्यार करता है। और प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जब संज्ञा पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा कर्म हो गया। तो ये द्विकर्मक का भेद हो गया। अब प्यार क्या है? ये मुख्य कर्म है, क्योंकि ये क्रिया से ठीक पहले है। ठीक है, प्यार मुख्य कर्म है, विभक्ति रहित है, इसमें विभक्ति नहीं लगी हुई है। वैसे ही को विभक्ति के साथ जो आता है वो गौण कर्म होता है। तो रोहिणी इसमें गौण कर्म है और सजीव है। सजीव होता है, उसके साथ को विभक्ति होती है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, बजाना, बढ़ाना, दो क्रियाएं अपवाद स्वरूप है जिनके साथ कर्म सजीव हो या निर्जीव हो। दोनों में ही को विभक्ति आती है। हाँ विद्यार्थियों, समझ में आया आपको? मैंने कहा कि जो सजीव कर्ता होता है को विभक्ति के साथ आता है सदैव, लेकिन ये दो क्रियाएं अपवाद स्वरूप हो गई, बजाना और बढ़ाना।
इनके साथ यदि कर्म आता है तो वो सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों में ही को विभक्ति आए। अब मेरे ख्याल से आपको कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक दोनों भेद समझ में आ गए होंगे। सकर्मक में हमने पढ़े दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक में वाक्य में दो कर्म मिलेंगे आपको, क्रिया के दो कर्म होंगे और इसमें एक कर्मक में एक ही कर्म होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे और काल के आधार पर भी क्रिया के भेद पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ कर्म के आधार पर पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया या आपके मन में कोई डाउट है या कोई ऐसा वाक्य है जिसमें आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि एक सकर्मक है या कर्मक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नई नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।